अ, अपनी तुलनात्मक शिक्षा के बारे में जो कुछ बात हम लोग कर रहे थे, उन सब बातों में यह बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि तुलनात्मक शिक्षा की ज़रूरत जो है वो क्यों है। तुलनात्मक शिक्षा की ज़रूरत है इसलिए कि हम अपने देश को शैक्षिक दृष्टि से दूसरे देशों के बराबर पर ला करके खड़ा कर सकें या उन देशों से आगे निकल सकें। हम अपने विद्यार्थियों को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकें, इसकी कोशिश के लिए ही तुलनात्मक शिक्षा हम लेते हैं। उसके पीछे कारण यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के हर पहलुओं को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे यही कारण है और इस उद्देश्य से ही संभवतः तुलनात्मक शिक्षा का प्रारंभ हुआ होगा। दूसरे अन्य विषयों में भी तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है चूंकि इस समय तो दुनिया पूरी तरह से एक परिवार हो गई है। आज के पहले ऐसा नहीं था, लेकिन भारतीय जो दृष्टिकोण था, हम सब लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि भारतीय दृष्टिकोण जो हमारा था, वो शुरू से ही ऐसे ही था। अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारा भारतीय दृष्टिकोण ऐसा था कि आज की स्थिति में पूरा संसार एक परिवार हो गया है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में पूरा परिवार एक पूरा संसार एक परिवार ही था। इसको क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? तुम लोगों को है कुछ आइडिया इसका? क्योंकि भारत में ये कहा गया, भारतीय वाङ्मय में ये कहा गया, वसुधैव कुटुम्बकम। और ये आज नहीं कहा गया, बहुत पहले कहा गया। लेकिन ये कह दिया गया, इससे थोड़ा हो जाएगा वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पूरा पूरा संसार एक परिवार है। इसको इसको मूर्त रूप देने का काम तो आ, हमारे वैज्ञानिकों ने किया, या फिर हो सकता है कि हमारे पहले का जो संसार था हमारा भारत का, जिसमें हम रामायण काल या गीता का काल, महाभारत का काल, अगर हम उस काल की तरफ जाएं तो ऐसा लगता है कि विज्ञान काफी समृद्ध था, या फिर वो हमारी केवल कल्पना है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा रामायण वगैरह में, एक इधर से तीर गया, एक उधर से तीर आया, और दोनों बीच में ऐसे ऐसे किया, उसके बाद एक तीर पीछे चला गया और वो हो गया। तो ये जो हमारी युद्ध के साथ ये जो रणनीति थी और इसकी जो अस्त्र शस्त्र थे, इन अस्त्र शस्त्रों में उस समय की कल्पना हमने किया, शास्त्रों में जिसकी की गई है कि ऐसे अस्त्र छोड़ते थे कि वो जिस अगर किसी के पास किसी वीर ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ले ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। और वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक इस तरह से था कि वो जिसको चाहे उसको, ब्रह्मास्त्र अगर छूट गया तो जिसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है वो जा करके उसको मार ही देगा। अब इस तरह के जो इक्विपमेंट्स उस समय यूज किए गए, हो सकता है कि विज्ञान बहुत आगे रहा हो, तो इसीलिए हम कहते रहे होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व पर हमारी नजर रहती रही होगी, हम पूरी तरह से विश्व को देख सकते थे। लेकिन वो सब लाभ नहीं मिला हमें कोई, क्योंकि वो जो सभ्यता थी उसके बाद वो नष्ट होती चली गई, और इतनी नष्ट हो गई कि हमें फिर से डेवलप करना पड़ा। और नहीं तो उन तमाम जो कुछ भी उस समय का वो समय था, वो हम उसको केवल पौराणिक युग समझते हैं, मानते हैं, उसको हम विज्ञान में महत्व नहीं देते। विज्ञान ने नए सिरे से सब चीजें फिर से खोजी, और सब चीजें फिर से खोजी कायनात, इसलिए हम यहाँ पर बैठ करके जूम की क्लास ले रहे हैं। और अगर कोई चाहे इस समय, तो जूम की इस कक्षा में अमेरिका का भी कोई विद्यार्थी आसानी से जुड़ सकता है और उसको हम लाइव देख सकते हैं। और हम किसी पाकिस्तान हो या चाइना हो या जापान हो या कोई भी देश हो,
वो पूरे सभी देशों के सभी तरह के विद्यार्थी इस तरह की कक्षा में आ सकते हैं और सभी एक दूसरे को देख सकते हैं। इसका मतलब कि वो एक फैमिली ही हो गया। तो अब तो यह बिल्कुल सरल सा लगता है। 10 साल के पहले हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि हम फोन पर एक दूसरे को देख सकेंगे, देखते हुए बात कर सकेंगे, लेकिन अब संभव है, ऐसा हो रहा है। आगे चल करके हो सकता है और कुछ हो जाए जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तुलनात्मक शिक्षा और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो तुलनात्मक शिक्षा के कल के क्लास में कोई ऐसी चीज है जो तुम लोगों को फिर से समझना है, फिर से पूछना है? कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। नो सर। हमने नोट्स भी बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया और इसीलिए नहीं सर, प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं लेकिन है। थोड़ा। कोई बात नहीं है। इस समय का जो समय है वो यही है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम यस सर। महत्वपूर्ण नहीं थे, हमारे टीचर्स महत्वपूर्ण थे। आज जो तुम लोग जिस दौर में हो, उस दौर में यस। शिक्षकों के साथ ये बड़ी समस्या है कि वो अपने विद्यार्थियों को खोजता रहता है। वो बेचारा परेशान रहता है कि या करके ये पढ़ लें। और उस समय हम लोगों के समय में ये होता था कि हम अगर क्लास में थोड़ी देर में पहुंचते थे तो हमारे सर हमको ये कहते थे कि यू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। मेरे साथ एमएड की कक्षा में एक वाकया इस तरह का घटा था। मैं बहुत दूर से आता था, 20 किलोमीटर दूरी से आता था और मैं देर में पहुंचा। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की क्लास में मैं देर हो गया था। जैसे ही मैं 1-2 मिनट लेट पहुंच रहा था, वैसे मुझे उन्होंने कहा कि आप क्लास के बाहर जाओ, और दरवाज़ा बंद करके वो पढ़ाते थे। फिर दरवाज़ा बंद करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मैं उस दरवाजे के पास खड़ा होकर के सुन रहा था केवल। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम कहीं जाओगे नहीं, यहीं रहोगे, और इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और चलो अंदर आओ। तो उन्होंने मुझे अंदर कर दिया। तो वो एक दौर था। अब आज एक दौर है कि कक्षा में उपस्थिति नहीं, कक्षा में उपस्थिति की कोशिशें इतनी होती रहती हैं, नहीं कोई आना चाहता है। अगर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाई जाए तो उसमें भी कोई नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क में भी कोई गंभीरता नहीं है। ना कायनात ने किया, ना तुमने किया। बाकी जो लोग नहीं है उनसे तो हम बहस कर ही नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुमको मैं कोई दबाव नहीं दूंगा। आज का होमवर्क जो भी दूंगा उसको मत करना। लेकिन तुम एक गंभीर विद्यार्थी, मैं समझता हूँ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए ऐसा है, तुमको मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। लेकिन कायनात तुम कर सकती थी अगर चाहती तो। कोई बात नहीं है, तुम्हें जब मौका मिलेगा तब करना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुलनात्मक शिक्षा के विकास के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कह सकते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन एक आधुनिक युग की देन है। पहले पहले के समय में, पहले का समय का मतलब जैसे आधुनिक युग में भी जो ईसा मसीह के बाद का समय है उसी को ईसवी संवत हम कहते हैं। तो ईसा मसीह को पैदा हुए उनके इस कालक्रम के प्रारंभ हुए अभी 2021 साल हुआ है। तो 2021 साल के पहले का जो समय था वो उसकी बात तो हम कर ही नहीं पाते हैं ज़्यादा। 2000 के बाद के समय की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो 2000 के आसपास की घटनाएं हैं उसको हम पुरानी घटना मान लेते हैं। 2000 मतलब पुराने 1000 या 800 या 700 या 500 ईस्वी या 100 ईस्वी या 130 ईस्वी या 430 ईस्वी या 500, 1000, 1100 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, इन सब चीज के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये पुरानी बात है। लेकिन जब हम 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यह मान लेते हैं कि ये आधुनिक काल है। और शताब्दी इस समय कौन सी चल रही है? तो जो जो भी शताब्दी चलती है वह पिछली शताब्दी से एक शताब्दी आगे होती है। जैसे 2021, तो इसका मतलब ये 20 शताब्दी बीत चुकी। मतलब 1901 से लेके 2000 तक की जो शताब्दी थी, 100 वर्ष थे, वह थी 20वीं शताब्दी। और जैसे ही 2001 से शुरू हुआ, वर्ष 2001 से लेके 2099 तक ये रहेगी 21वीं शताब्दी। बल्कि 2001 से लेके 2100 तक ये रहेगी 21वीं शताब्दी। और जैसे ही 2101 शुरू होगा वो होगी 22वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी के पहले
20वीं शताब्दी में जो 1901 से लेके 2000 तक थी, उसी से यह कॉन्सेप्ट आया, तुलनात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। इसलिए हम इस काल को, इस डेवलपमेंट को हम आधुनिक काल का डेवलपमेंट मानते हैं। पहले भी रहा होगा, बहुत पहले प्राचीन युग में भी रहा होगा कि अलग अलग देशों के शिक्षा व्यवस्था की हम तुलना करते रहे होंगे, लेकिन वो उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हैं जो आधुनिक काल में आया, 1917 से जो आया। तो तुलनात्मक शिक्षा का विकास का जो प्रारंभ है वो कहाँ से शुरू होता है? 1917 से शुरू होता है। तमाम शिक्षाविदों ने इसके 3 स्टेज बताए हैं। हम लोग इसके 3 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्टेज प्रथम चरण कहलाता है, जिसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं। दूसरा स्टेज द्वितीय चरण, जिसको सेकंड स्टेज। तीसरा स्टेज तृतीय चरण, जिसे थर्ड स्टेज कहते हैं। तो जो पहला चरण है वह 1917 में अंतोइन जूलियन के विचारों के साथ प्रारंभ हुआ, प्रथम चरण। ठीक है, इस चरण को 20वीं शताब्दी के आरंभ तक मान सकते हैं, मतलब शुरुआत 20वीं शताब्दी के से हुई, इस चीज को हम मान सकते हैं। 1917 का मतलब 20वीं शताब्दी का शुरुआत ही, 1901 से लेकर शुरू हुआ तो वो शताब्दी का शुरू ही हो गया। 19वीं शताब्दी में यह विचारधारा जो है लोगों के अंदर आ गई थी कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को दूसरे देश अपने शिक्षा संगठन के लिए अपना सकते हैं। मतलब दूसरे लोग जो हैं, दूसरे देशों के लोगों का जो भी शिक्षा की व्यवस्था है उसको देख करके हम दूसरे अन्य देशों को उधर हम भेज सकते हैं, देख कर सकते हैं उसका। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनको दूसरे देशों को अपनाने के भावना के साथ इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया। ठीक है, वास्तव में जब भी किसी देश की शिक्षा व्यवस्था की सैद्धांतिक विवेचना हम करते हैं तो सैद्धांतिक विवेचना का अनुकरण दूसरे देश के परिस्थितियों के हिसाब से पूरी तरह से सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी परिस्थिति के हिसाब से काट छांट करके उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो जो तुलनात्मक शिक्षा का जो फर्स्ट स्टेज था उसमें शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को अपनाने के लिए ही लोगों को दूसरे देशों को कहा गया। मतलब कंपैरेटिव एजुकेशन का जो फर्स्ट दौर था वह जो अमेरिका की अच्छी चीजें हैं उसको, अमेरिका की अच्छी चीजें भारत में लागू करी जाएं, ऐसा प्रयास पहले चरण में किया गया। जो भी देश उसको अपनाएंगे उसकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं या नहीं हैं, यह कोई बहुत ज्यादा इसका पर मैटर नहीं कर रहा था उस समय। उनको ये लग रहा था कि जो विशेषता अमेरिका में है उस विशेषता को भारत में भी उस विशेष चीज को यहाँ पर लागू करना उचित रहेगा। तुलनात्मक शिक्षा के विकास का जो प्रथम चरण था उस चरण को हम अनुकरण की व्यवस्था कह सकते हैं। हम लागू करने की परिस्थितियों को नहीं देखते थे कि ये लागू करने लायक है कि नहीं है, बल्कि हम उसको अनुकरण कर लें, उसको हम नकल कर लें, ऐसी कोशिश थी। अमेरिका में एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं होम्स मैन, और फ्रांस के विक्टर कगिन, और इंग्लैंड के मैथ्यू अर्नाल्ड, और रूस के टॉलस्टॉय, अर्जेंटीना के डेमिंगो, इन तमाम दार्शनिकों ने यह स्टेप, जो पहला स्टेप था तुलनात्मक शिक्षा का, उसमें उन्होंने यह बात बल प्रदान करने की, इस बात की कोशिश की कि हम किसी भी देश की अच्छी संस्कृति को अपने यहाँ किस तरह से उसकी नकल कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप था वह नकल का स्टेप था, एक तरह से ये कह लीजिए कि वह नकल करने वाला स्टेप था कि हम
दुनिया के अन्य देशों की विशेषताओं को अपने देश में लागू करने की कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप मोटे मोटे तौर पर तुम लोगों को समझ में आया इसमें क्या किया गया। इमरान तुम भी आ गए आज। नमस्ते सर। नमस्ते। तुमको कैसे पता चला कि क्लास चल रही है? ये मालूम था लेकिन नेट यहाँ तो सर। आज हम लोग जो बात कर रहे थे वो उसमें निशा ये जो फर्स्ट स्टेज था इसके बारे में तुम कुछ कमेंट करना चाहोगी? सर इसका समय आपने क्या बताया है? समय का कोई समय कालक्रम एग्जैक्टली नहीं है। ये समझ लो कि फर्स्ट स्टेज में ये हुआ। फर्स्ट स्टेज का कालक्रम क्या है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से है, लेकिन यहाँ कालक्रम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पहला चरण किस चीज के लिए जाना जाता है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो है तो 1917 से लेके 1950 तक या 1945-46 तक चला, उसके आगे सेकंड स्टेज चला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेज एक तरह से ये समझ लो कि फर्स्ट स्टेज अनुकरण स्टेज था, है ना। और इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई टिप्पणी इस पर और करना है? सर कुछ बुक में 1817 लिखा है। अच्छा, 1817 भी है तो ये देखना पड़ेगा, इसको कल क्लियर करेंगे। निशा तुमने भी देखा 1817? नहीं सर, मैं 17वीं ईस्वी से मतलब ईसापुर से लगा करके फिर 20वीं नहीं वो उसका तो एक अलग मामला है। ये आधुनिक तुलनात्मक शिक्षा की बात हो रही है। आधुनिक तुलनात्मक शिक्षा मेरी समझ में 1917 से शुरू होता है और 1917 से 30-35 तक 1917 से ही है। हाँ, 1917 से लेके 30-35 तक मोस्टली तमाम किताबों में 30-35, कुछ किताबों में आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन इसलिए हम इसके कालक्रम पर डिस्कस नहीं करना चाहते। कालक्रम एक अलग चीज है, स्टेज समझना है। स्टेज में, इस स्टेज में आमतौर पर जो प्राचीन, जो दूसरे देशों की जो अच्छाइयां हैं उनको हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते रहे। सेकेंड स्टेज जो हुआ, कायनात क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। दूसरा जो स्टेज हुआ तुलनात्मक शिक्षा के विकास के प्रथम चरण की, जो तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक जैसे सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों का ध्यान नहीं दिया जाता था। अनुकूलन कर लेना है, अनुकरण कर लेना है, यही कोशिश होती थी। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में इस बात का कोई ध्यान नहीं देते थे कि वहां की सामाजिक, आर्थिक, अन्य परिस्थितियां क्या हैं, और उस चीज को हम जो दूसरे देशों में अच्छी होती थी उसको लागू कर लेते थे अपने यहाँ। ठीक है, इसके साथ साथ यह भी ध्यान नहीं दिया जाता था कि किसी देश विशेष की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को किसी देश ने अपनाया है या नहीं है। किसी घटक की संभावनाओं पर भी विचार नहीं किया जाता था। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के विकास के इस पहले चरण में सिर्फ यह ध्यान दिया जाता था कि उसमें क्या अच्छाई है, अपने यहाँ हम ले लें। इस बात को समझो कि यह भी ध्यान नहीं है कि वो परिस्थितियां क्या होंगी जो वहां थी वो हमारे यहाँ है कि नहीं है। जैसे अमेरिका में भाई बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी मजबूत है, वहाँ के लोग गरीब भी नहीं है, उतनी जनसंख्या भी नहीं है, तो वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं वो वहाँ के लिए ठीक हैं। हमारे के यहाँ के लिए ठीक है कि नहीं है, इस बात का कोई वो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ कोई अच्छी चीज है तो अपने यहाँ लागू कर लें। ये तुलनात्मक शिक्षा का फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट चरण था। ठीक है, कोई किसी घटक की संभावनाओं पर विचार नहीं किया जाता था। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के विकास के दूसरे चरण में हम इन सब विषयों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अर्थात इसका मतलब यह है कि यह विचार आने लगा कि शिक्षा प्रणाली में पाई जाने वाली विशेषताओं को यदि किसी दूसरे ने अपनाया है तो वहां की परिस्थिति के अनुरूप होगा या नहीं होगा। साथ ही विशेषता की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा कि ये जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की
आगे हम अपने यहाँ अपनाएंगे तो क्या क्या इससे संभावना हो सकती है। एक तरह से ये कह लो कि जो सेकंड चरण था वह पहले चरण को, अनुकरण के जो चरण को, उसने कहा कि यह जो चरण है ये ठीक नहीं है, ये बल्कि अंधानुकरण है। अनुकरण नहीं है बल्कि क्या है, अंधानुकरण है। ठीक है। द्वितीय चरण का जो वो था वो सामाजिक वातावरण को प्रमुख चीज माना उन्होंने। हमारे देश की सामाजिक वातावरण को, किसी देश की शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनमें से क्या हमारी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उचित है, उसको हमें बेहतर रूप से जान करके ही अपने यहाँ लागू करना होगा। हम किसी प्रणाली की विशेषता को विशेषता मानते हुए तुरंत अपने यहाँ लागू ना करें। इसमें खास तौर से जो इंग्लैंड के सैडलर थे और अमेरिका के कैंडल थे, जर्मनी के स्नाइडर थे और इंग्लैंड के ही लोरीन थे, इन लोगों का इस सेकेंड चरण के लिए नाम लिया जाता है। तो फर्स्ट जो आपका चरण था, फर्स्ट चरण में सिर्फ अनुकरण, द्वितीय चरण में अनुकरण के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों को देखने के बाद हम उस चीज को, उस विशेषता को अपने यहाँ लागू करें, यह प्रयास किया गया। तो मोटे तौर पर तुम्हें यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी चीज को लागू करने की बात का ज्यादा बल दिया गया सेकेंड स्टेप में। तो इसमें कुछ अलग से आपको समझना नहीं है, बस इतना ही देखना है कि पहला चरण जो जैसे था, हम पहले हम इसकी जो तुलनात्मक शिक्षा है उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तुलनात्मक शिक्षा का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तुलनात्मक शिक्षा का जो पहला स्टेप था, जब शुरुआत में तुलनात्मक शिक्षा की गई, दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली का अपने देश की शिक्षा प्रणाली के लिए हम नॉलेज करने लगे, वहां गए, अध्ययन किए, तो देखे कि इसमें ये विशेषता है, अपने यहाँ लागू कर लिया उसको। ये देखने की कोशिश नहीं की है कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां क्या है। तो इसलिए वो चीजें अक्सर ज्यादातर देशों में फेल हो गई। जो सेकंड स्टेप आया, तो सेकंड चरण में इस बात को कोशिश की गई कि दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों को अपने देश में लागू करने से पहले हम बहुत विचार करें, सोचें, समझें कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां उसको लागू करने के लिए अनुकूल हैं या नहीं हैं। अगर अनुकूल हम समझने लगे, समझेंगे, तभी उसको हम अपने यहाँ लागू करेंगे। इस स्टेप की खास बात क्या है? सामाजिक विशेषता। इसमें कोई समस्या किसी को? नो सर। नहीं सर। एक तरह से ये समझ लो कि जैसे जैसे लोगों को बुद्धि आती गई, जैसे जैसे लोगों के लिए समस्याएं पैदा होती गई, वैसे वैसे तुलनात्मक शिक्षा सुधरता चला गया। तुलनात्मक शिक्षा में तमाम चीजें धीरे धीरे करके जुड़ती चली गई और आज की जो स्थिति है वह थर्ड स्टेप वाली स्थिति है। 1950 के बाद यह काल प्रारंभ होता है। थर्ड जो स्टेज है, थर्ड स्टेज 1950 के बाद से शुरू होता है और 1950 के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। तुलनात्मक शिक्षा का यद्यपि कि अभी तक किताबों में 3 चरण की बात हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके 4 चरण होने चाहिए। तीसरे चरण को हम 2000 तक मान सकते हैं, 1950 से 2000 तक माने, जबकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। हम एक नया चौथा चरण भी जोड़ सकते हैं। तुम लोग अपने यहाँ इम्तिहान में भी इस चौथे चरण का उल्लेख कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो पहला चरण था, पहला चरण पूरी तरह से अंधानुकरण वाला चरण था। दूसरा चरण जो है वह सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके करने वाला था। तीसरा चरण जो था, तीसरा चरण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इकोलॉजिकल, मनुष्य की जितनी भी जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके सारी चीजों का आकलन करने के बाद हम वहां की किसी अच्छाई को अपने देश के लिए चुन करके लाते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर तुलनात्मक शिक्षा बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुकी है। तुलनात्मक शिक्षा
का जो थर्ड स्टेज है 1950 से लेके अब तक का जो है वह काफी मेच्योर कंपैरेटिव एजुकेशन कही जाएगी। उस तीसरे चरण में अभी तक की जो तुलनात्मक शिक्षा सारी शामिल करते हैं तमाम शिक्षाविद और दार्शनिक, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो परिस्थिति है तुलनात्मक शिक्षा की, यह 2000 के बाद से एकदम से बदल गई है। अब तुलनात्मक शिक्षा उसमें सब 5 अवस्थाएं लिखे हैं किसमें? सर, नोट्स से मतलब बुक से नोट्स बनाए थे तो सर उसमें 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी हैं 5 अवस्थाएं इसमें? मतलब इसमें सर, इसमें सन वो डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन सर ऐसे चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था तक वर्णन किया गया है। तुम्हारे पास है? यस सर। किस समय है, पढ़ो जरा। सर चतुर्थ अवस्था में है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए कार्यों तथा शक्तियों का खोज करना आरंभ किया गया। इस अवस्था को 20वीं शताब्दी तक मानते हैं। इसमें विविध शिक्षा प्रणाली की व्याख्या कार्यों के संबंध में की गई है। पांचवा चरण। और सर फिर 5वीं अवस्था है। फिर 5वीं अवस्था में शिक्षा प्रणाली की व्याख्या विज्ञान के संदर्भ में की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत समाज एवं शिक्षा के संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक गुणात्मक विधियों, राजनीतिक, समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विषयों का उपयोग किया जाने लगा। विकास में शिक्षा के विकास का विश्लेषण किया जाने लगा। ठीक है, तुम इसको मुझे भेज भी देना, लेकिन ये सारा कुछ जो है थर्ड स्टेज में ही पूरा हो जाता है। थर्ड स्टेज जो है उसका कोई कालक्रम तुम्हारे यहाँ 5वां स्टेज का भी नहीं है, उस किताब में नहीं दिया है, लेकिन मोटे तौर पर इसका 3 स्टेज है। एक, कामिल तुम भी आ गए भाई, चलो स्वागत है तुम्हारा, रोज रहा करो तुम लोग क्लास में। आजकल तो डेट बता दीजिए तीनों अवस्थाओं की। डेट कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसके लिए। स्टेजेस का महत्व यह है कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ। और कई ज्यादातर जो कंपैरेटिव एजुकेशन के समर्थक लोग हैं वो 3 स्टेजों की बात करते हैं, लेकिन चौथी स्टेज भी अब प्रकाश में आने लगी है। किसी किसी किताब में जहां पर 5 स्टेज की बात होती है, तो 5 स्टेज के बाद अगर आप 5 स्टेज पढ़ते हो तो ठीक है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये कोई जीके का क्वेश्चन नहीं कि इसमें कितने स्टेज होते हैं, लेकिन अगर हम इसी स्टेज को 5 में चाहे 7 में बांट दें, 8 में बांट दें, अलग अलग बांट सकते हैं, लेकिन इसका कोई तथ्यजनक वो चीज नहीं है। मोटे तौर पे तुमको ये समझना है कि जो पहला स्टेज है उसमें हम दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों के नकल तक सीमित थे। दूसरे स्टेज में हम किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली के अपने देश में लागू करने से पहले अपने देश की सामाजिक परिस्थिति को देख करके लागू करते थे। तीसरे स्टेज में हम सारा एनालिसिस करने के बाद करते थे। ये 3 स्टेज है मेन, ठीक है। अब सारे एनालिसिस को हम 2-3 स्टेप में बांट सकते हैं कि पहले ये होता था, राष्ट्रीयता को जोड़ लिया, विज्ञान को जोड़ लिया, ये सब कर लिया। लेकिन अगर 5 स्टेज तुम पढ़ती हो तो छठा स्टेज पढ़ सकती हो। 3 स्टेज हमने तुमको बताया, तो हम तुमको चौथा स्टेज बता रहे हैं। ये तुम अपने में ऐड कर सकते हो और अपने से भी सोच करके तुम एक 7वां स्टेज भी बना सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल जो नेक्स्ट स्टेज है, नवीनतम जो तुलनात्मक शिक्षा का संदर्भ है, वह यह है कि हमने अब तुलनात्मक शिक्षा को अपने देश की शिक्षा में आत्मसात कर लिया है। हमने अपने आप को दूसरे देशों की शिक्षा के साथ इंक्लूड कर लिया है। हमने ग्रहण कर लिया, हमने उसको धारण कर लिया है। हमने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को बहराइच में रह करके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई प्रारंभ कर दी है। हमने लखनऊ में रह करके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, टोक्यो, ओहियो, स्टैनफोर्ड आदि तमाम विश्वविद्यालयों की कक्षाएं यहीं से बैठकर अटेंड करना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका और जापान की जो कक्षाएं हैं वह अलग अलग कक्षाएं नहीं रह गई। अगर उसमें से कुछ हमको मिल रहा है तो हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमने अपने देश के कॉलेजों को, स्कूलों को, विद्यालयों को उनके स्कूल के विद्यालयों, कॉलेजों के साथ जोड़ के
पढ़ना शुरू कर दिया है। यह है लेटेस्ट स्टेज। इस स्टेज की जरूर चर्चा करना जब भी कभी इसका इम्तिहान में उल्लेख करना। और इसके आगे भी तुम लोग सोच सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे हम तुमको बताएं कि जिस स्कूल में हमारा बेटा पढ़ता है, उस स्कूल में जापान के एक स्कूल के साथ टाई अप किया हुआ है। तो कुछ कक्षाएं इसकी जब शुरू हुई थी 11th की, तो उसमें जापानीज बच्चे आए थे और तमाम जापानीज बच्चे और जापान के तमाम टीचर्स और इनके स्कूल के तमाम टीचर्स ने मिलजुल कर उस पूरी टीम को पढ़ाया था। उस वहाँ के बच्चों को और यहाँ के बच्चों की एक डिजिटल क्लास शुरू हो गई थी, और उस डिजिटल क्लास में सारे बच्चे होते थे, आपस में इंग्लिश में अपना कन्वर्सेशन करते थे और चीज़ों को एक दूसरे के साथ समझने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि लेबोरेटरी के जो कार्य होते थे उसको भी वहां से करते हुए वो दिखा करके, उसके रिजल्ट्स दिखा करके हम उस स्टेज पर आगे बढ़ते थे। तो यह जो कंपैरेटिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दूसरे देशों की अच्छाइयों को न केवल अपने यहाँ लागू करना, बल्कि दूसरे देशों की अच्छाइयों को अपने यहाँ लेके आ जाना, यहाँ तक हम कंपैरेटिव एजुकेशन पहुंच चुके हैं। ये इसका लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको और भी लेटेस्ट बनाने की जरूरत है, और तुम लोगों को इसमें तुलनात्मक शिक्षा के विकास में, तुलनात्मक शिक्षा के इतिहास में 3-4 पेज का एक बहुत अच्छा सा नोट्स बनाना है। कायनात, तुमको फुर्सत मिलेगी? यस सर। कोई बुक है? यस सर। अच्छा, इमरान तुम्हारे पास है? जी सर। तो कंपैरेटिव एजुकेशन के विकास पर एक बढ़िया सा नोट्स बनाना 3-4 पेज का। उसका उसका अपने साथ अलग से ये जो लास्ट स्टेज मैंने बताया, अगर किताब में 5 चरण होंगे तो छठा तुम अपने से जोड़ देना, अगर 3 चरण होंगे तो चौथा अपने से जोड़ देना, 4 चरण होंगे तो 5वां अपने से जोड़ देना। जो मैंने बताया उसको जोड़ते हुए 3-4 पेज का एक बढ़िया सा नोट्स बनाकर उसका PDF बनाकर मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर भेज देना। ठीक है, वो मुझे ठीक लगेगा तो मेरे गूगल क्लासरूम यस में सर। वह पेस्ट हो जाएगा। मेरे गूगल क्लासरूम में उसको हम शेयर करेंगे अगर मुझे ठीक लगा तो। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क यही है। जी सर। कल की नेक्स्ट क्लास में और लोगों को जोड़िए आप लोग। ठीक है, और